अच्छा देखें, ये सवाल है द मेन पर्पस ऑफ ओपन एआई एजेंट एस जी के टू ऑर्केस्ट ओपन एआई एजेंट एस जी के का मेन पर्पस क्या है। देखें, ओपन एआई एजेंट एस जी के क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क है इसका काम क्या है आपको पता है ना। टू ऑर्केस्ट्रेट एलएलएम, एलएलएम को मैनेज करना, टूल कॉल करना और बिल्ड मल्टी मोडाइल एजेंटिक एप्लीकेशन। इसका असल मकसद तो ये है कि एजेंटिक एप्लीकेशन बनाना, और उस एप्लीकेशन को बनाते टाइम जो है वो एलएलएम को ऑर्केस्ट्रेट करना, टूल्स को, हैंड ऑफ को, गार्ड रेल को, जो भी इसकी स्पेशलिटी है। लेकिन है क्या, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि एजेंटिक एप्लीकेशन बनाने का फ्रेमवर्क है। और ये अगर आपको आंसर में दिखे या ना भी दिखे तो क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को समझ जाना है आपको कि ओपन एआई एजेंट एसडीके का मेन पर्पस क्या है। एजेंटिक एप्लीकेशन बनाना उसका मेन पर्पस है, जो कि क्या है कि किस तरीके से करता है आपको पता है। और एलएलएम को मैनेज करता है, टूल्स को अपने अंदर रखता है, हैंड ऑफ को, गार्ड रेल को, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, जो इसकी स्पेशलिटी है, उसको क्या करता है वो आपको उसमें बेनिफिट देता है। जैसे कि वो पाइथन फर्स्ट है, पाइथन फर्स्ट में क्या होता है कि जिसको पाइथन लैंग्वेज आती है तो वो बड़े आराम से उसकी चीज़ें जो है उसके साथ काम कर सकता है, ओपन एजेंट एसडीके के साथ। तो एजेंटिक एप्लीकेशन बनाने का फ्रेमवर्क है ओपन एआई एजेंट एसडीके। बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका। तो ये भी हमें समझ में आ गया। चलिए 14 में चलते हैं। 14 जो है वो ये कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिंक। देखें, लिंक को ये कहा जा रहा है टेक्स्ट टाइप का लिंक। ये लिंक वाले सवाल था, दोनों आए थे। एक सवाल था कि आप इमेज के ऊपर कैसे बना सकते हैं, एक सवाल ये था कि आप टेक्स्ट का लिंक कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने वीएस कोड में चलते हैं, या गिटहब में भी आप ट्राई कर सकते हैं, गिटहब की रीडमी फाइल से भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं समझ लीजिए। एक मार्कडाउन बना लेता हूँ। जी वालेकुम सलाम। एक मार्कडाउन बना लेता हूँ, यहाँ पर टेस्ट के नाम से बना लेता हूँ, test.md। सलामकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अब जो है इस test.md में मैं वैसे इसका एक प्रीव्यू ले लेता हूँ इस साइट पर। और हम क्या करेंगे कि इस test.md को लिंक पहले टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं, उसके बाद इमेज के हिसाब से भी देख लेंगे, क्योंकि यही दो सवाल जो है वो मार्कडाउन से आएंगे। कुछ की प्रैक्टिस आपने की हुई है। तो देखिए, लिंक क्रिएट करने के लिए हमें, मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया था कि पहले आपको बस पैटर्न याद रखना है। कौन सा पैटर्न आपको ये याद रखना है कि पहले क्या आएगा, पहले आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आएगा राउंड ब्रैकेट। ये आपको याद रखना है, पहले क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा क्या आएगा राउंड ब्रैकेट। अच्छा, इसके अंदर अब आपको क्या लिखना है, वो टेक्स्ट जो आपको दिखाना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताहा, और इसके वो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसका लिंक, जैसे कि HTTPS और कॉलन डबल स्लैश फिर www.google.com। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और अच्छा, ये मैंने इसका प्रीव्यू जो है ना वो कैसे देखा, यहाँ पर राइट क्लिक करके ना आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कैसे। या तो यहाँ ये आपके VS कोड में इस जगह पर आ रहा होगा, सीधे हाथ में ऊपर की तरफ ओपन प्रीव्यू, इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। जो आप यहाँ पे बना रहे हैं वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि क्लिकेबल हो चुका है, ठीक है, क्लिकेबल हो चुका है, और इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो फिर क्या होगा, ये मुझे google.com खोल कर देगा। google.com इसने खोलकर मुझे दे दिया। तो ये है सिंपल टेक्स्ट बनाने वाला तरीका।
ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर बड़ी हेडिंग लगाकर लिख लेते हैं कि यह है टेक्स्ट लिंक। ठीक है, ये टेक्स्ट लिंक हमने बना लिया। अब एक बनाते हैं इमेज लिंक। तो इमेज लिंक और टेक्स्ट लिंक में ये फ़र्क है कि पहले इसकी हेडिंग लगाते हैं इमेज लिंक। इमेज का तरीका ये था कि हमने देखा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और उसके बाद फिर वही स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के बाद क्या होता है कि आप यहाँ पर लिखते हैं नाम जो आपको दिखाना है। तो यहाँ पर आप इसको एक नाम दे दें, जैसे कि माय पिक्चर। उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पर उसकी लोकेशन टूल टिप देते हैं। तो यहाँ पर मैं उसकी लोकेशन दूंगा। अभी मुझे एक तस्वीर यहाँ पर ला कर रखनी पड़ेगी पहले। तो मैं देखता हूँ कोई पिक्चर अगर मेरे पास हो। अच्छा, तो मैंने वर्क फ्लो के नाम से एक पिक्चर जो है ना वो मंगवा लिया। और अब हम वी एस कोड में देखते हैं। तो वी एस कोड में देखें, यहाँ पर वर्कफ्लो डॉट पी एन जी आ ही रहे। इसके हम क्या करेंगे, कॉपी रिलेटिव पाथ मतलब एड्रेस कहाँ पर ये रखा हुआ है वो हमने दिया। क्योंकि करंट डायरेक्टरी में रखी हुई है ना ये इमेज, तो इसीलिए हमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ा, बस नाम लिखकर डॉट पी एन जी लिखा तो उसने उठा लिया। अच्छा, अब इसके बाद टूल टिप भी हो सकता है इसमें। टूल टिप में ना कोई कॉमा शॉमा नहीं देते, बस आपको एक स्पेस का गैप देना है। और डबल कोट के अंदर आप इसको बता देंगे कि दिस इज अ N8N वर्क फ्लो। दिस इज N8N वर्क फ्लो। ठीक है, तो ये आपका टूल टिप हो गया। अब जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाता हूँ तो ये दिखाता है मुझे दिस इज अ N8N वर्क फ्लो। हटा देता हूँ तो नहीं दिखाता। मैं इसको मिटाकर भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने मिटा दिया। अब मैं माउस रखता हूँ तो वो मुझे कुछ भी नहीं दिखाता। ठीक है, टूल टिप वापस लेकर आएंगे। अच्छा, इसको अब हम क्लिकेबल भी बना सकते हैं। क्लिकेबल बनाने का क्या तरीका है, ये तो हो गया आपका इमेज का बेसिक लिंक। ठीक है, अब एक मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग और आपको अलग से लगा कर दिखाऊं कि क्लिक क्लिकेबल इमेज लिंक कैसे बनाएंगे। क्लिकेबल इमेज लिंक बनाने के लिए आपको फिर इसे रैप करना है, पूरे को रैप करना है अगेन एक स्क्वायर ब्रैकेट में और एक राउंड ब्रैकेट में। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपका लिखा हुआ था वो पूरा आ जाएगा और राउंड ब्रैकेट में आएगा क्या, वो लिंक जहां आपको रीडायरेक्ट करवाना है क्लिक करके। तो अगेन हम गूगल डॉट कॉम ही खुलवा लेते हैं। तो यहाँ से मैं ऊपर वाले गूगल डॉट कॉम के एड्रेस को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लाकर रख देता हूँ। चलिए आए ट्राई करते हैं। देखें, ऊपर वाले इमेज पर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर कोई हैंड सिग्ने वो बना हुआ नहीं आता आइकन, है ना। यहाँ पर सिंपल टूल टिप दिखा रहे हैं। नीचे वाले में हैंड का आइकन बना हुआ है और टूल टिप भी दिखा रहे हैं। चले इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो मुझे गूगल डॉट कॉम पर ले जाएगा। अब क्योंकि आपका टूल टिप भी दिखा रहे, खुल भी रहे, इमेज भी नज़र आ रही है, तो क्या हो गया, ये हो गया क्लिकेबल इमेज लिंक। ये हो गया सादा वाला सिंपल इमेज लिंक और ये है टेक्स्ट लिंक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप इमेजेस देंगे और किस तरीके से आप लिंक प्रोवाइड करेंगे इसमें। हाँ, एक एडिशनल चीज़ भी मैं इसमें सोच रहा हूँ आपको बताऊँ। पता नहीं आगे वो है कि नहीं है, लेकिन हमने अभी लेवल 1 के टेस्ट में देखा। वो ये था कि आप अगर बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, तो उसमें सवाल इस तरह का आया हुआ था, जैसे कि 10 है और 10 के बाद है 13। 13 और 13 के बाद जो है वो हम ले लेते हैं 15। तो 15 में यहाँ पर वो बता रहे थे कि इसकी ऑर्डर लिस्ट में सीक्वेंस किस तरह बनेगी। तो हमने क्या देखा था कि जो भी पहला नंबर शुरू हो रहा है, ऑर्डर लिस्ट कैसे बनता है, आप नंबर लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, एक स्पेस देते हैं, वो ऑर्डर लिस्ट बन जाते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में जो भी पहला नंबर होता है उससे वो सीक्वेंशियली चलाने लग जाता है। जैसे 10 के बाद 11 आता है, तो वो 13 को ना, 13 को वो 13 नहीं लिखकर 11 लिखेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें
तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 10 है, 11 है और 12 है। तो वो पहले वाले नंबर से सीक्वेंशियली चलाने लग जाता है इसको। और ये क्या है? ऑर्डरलेस। अच्छा, अनऑर्डरलेस में क्या है, इसकी हेडिंग लगा दूं मैं? ऑर्डरलेस सही है। अच्छा, अगर आप बात करें अनऑर्डरलेस की, तो अनऑर्डरलेस कैसे होता है? अनऑर्डरलेस भाई इस तरह है कुछ कि आप प्लस वगैरह लगाते हैं, प्लस माइनस का स्टेरिक, साइन जो है माइनस, वो भी लगा सकते हैं। और इससे माइनस मैं प्लस लिख स्टेरिक। सकता हूँ कुछ। इसके अलावा मैं प्लस का साइन लगाकर जो है लिख सकता हूँ कुछ। इसके अलावा इस डायरेक्ट का जो साइन है उससे भी लिख सकता हूँ। तो ये आप देखेंगे ये सारे क्या कर रहे हैं, ये बुलेट पॉइंट्स ये अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी को किसी का चाइल्ड बनाना है आपको, तो फिर आपको क्या करना है कि पहले तो उसके नाम अ, नीचे आए पहले। उसके बाद आप देंगे कितने स्पेसेस देंगे? एक, दो, तीन, टैब, चार। चार स्पेसेस वेट, देने के बाद टैब का। आप जो है अगेन यहाँ पर लिख सकते हैं कि तो ये इसका सब चाइल्ड बन गया। अगर आप देखें ना, तो क्या हो गया, ये चाइल्ड बन गया ये इसका। मतलब ये तो मेन था है और ये इसका चाइल्ड है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ गया। तो इस तरह भी बना सकते हैं आप, लेकिन ये स्पेसेस की बड़ी कहानी है इसमें। अगर मैं चार स्पेस की जगह तीन स्पेस कर दूं तो क्या होगा? वो नहीं बनाएगा। ठीक है, और ये चार स्पेस हम टैब से भी ले सकते हैं। टैब के बटन से भी ले सकते हैं। ये चार स्पेस ज़रूरी है। चलें, तो हमने ये तो देख लिया। अब हमें मार्कडाउन के लिहाज से सारी चीज़ें बताएं। सिंपल वाला टेक्स्ट लिंक, इमेज किस तरह बनाते हैं और क्लिकेबल इमेज किस तरह बनाते हैं, ऑर्डरलेस अनऑर्डरलेस जो है ये भी हमने देख लिया है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा जो है ना वो क्लियर है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे है यूजर आस्क्ड अबाउट रिफंड, हाउ द SDK hand off to agent B. The LLM guided by agent A instruction must generate a special tool called indication the handoff to refund agent. देखें, ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यूजर आस्क्ड अबाउट रिफंड, उसको पैसे वापस चाहिए, रिफंड चाहिए। ठीक है, हाउ द एजेंट SDK हैंड ऑफ टू एजेंट बी। एजेंट बी जो है वो है आपका रिफंड एजेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर यहाँ पर इसके बाद। ये कौन है? रिफंड एजेंट। एजेंट बी, एजेंट बी रिफंड एजेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये कहना चाह रहा है कि रिफंड एजेंट को हैंड ऑफ कैसे करेंगे आप। वो बस ये कहना चाह रहा है रिफंड एजेंट को हैंड ऑफ किस तरह करेंगे। तो हमारा जो LLM है वो एजेंट ए के इंस्ट्रक्शन में पहले तो हम लिखेंगे कि अगर कोई ऐसा केस आए, कोई रिफंड मांगे, तो एजेंट ए एजेंट बी की तरफ उसको क्या करेगा? डाइवर्ट कर देगा, मतलब हैंड ऑफ कर देगा। और ये इसके एजेंट ए के इंस्ट्रक्शन को LLM पढ़ेगा। LLM ही ये चीज़ जो है करने का मशवरा देता है कि किसको हैंड ऑफ करना है, कौन सा टूल चलाना है। तो LLM के नॉलेज में ये बात आ जाएगी कि एजेंट ए के इंस्ट्रक्शन में आपने लिखा है कि अगर कोई रिफंड मांगे तो फिर उसको क्या करना है? एजेंट बी की तरफ हैंड ऑफ कर देना है। तो LLM डिसीजन ले लेगा, कहेगा ठीक है रिफंड है तो एजेंट बी को हैंड ऑफ करो। मस्ट जनरेट अ स्पेशल टूल कॉल, must generate a special tool call indicating the handoff to refund agent। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई स्पेशल टूल कॉल को ये अपने लिहाज से कह रहे हैं, लेकिन आप सिंपल हैंड ऑफ बनाएंगे, हैंड ऑफ की डिस्क्रिप्शन देंगे, बताएंगे उसको। एक चीज़ होती है हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये किसके अंदर देते हैं हम? देखें, दो चीज़ें होती हैं।
एक होता है जब हैंड ऑफ, ओवरराइड करवाते हैं। और एक होता है हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वैसे आपके एजेंट में भी होगा ही। हम उठा लेते हैं, इस एजेंट के अंदर आते हैं, यहाँ कॉमा लगाकर लिखते हैं हैंड ऑफ। देखिए हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, और एक हैंड ऑफ आ रहा है। ठीक है, हैंड ऑफ के आखिर में एस लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, ये एक एरे है। ये क्या होगा, ये एक एरे है। लेकिन अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो वो है हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये। तो हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये आप हमेशा किसको देंगे, ये आप हमेशा देंगे एजेंट बी को, जिस जो स्पेशलिस्ट एजेंट है, जो जिसको हैंड ऑफ होगा। हैंड आउट डिस्क्रिप्शन किसको देंगे, जिसे हैंड ऑफ करवाएंगे जिसे स्पेशल एजेंट को। हैंड ऑफ करवाएंगे। हमारी केस में अभी यहाँ पर कौन है, एजेंट बी, जो कि क्या है, जो कि है रिफंड एजेंट, जो कि है रिफंड एजेंट। और ये जो हैंड ऑफ की प्रॉपर्टी है, ये आपके एजेंट ए को बता रहा है कि इसके पास कितने स्पेशलिस्ट एजेंट अभी अवेलेबल है। जैसे इसके पास कौन सा अवेलेबल है, इसके पास एजेंट ए बी अवेलेबल है। तो एजेंट ए जो है वो आपका पहला एजेंट है, जिसके पास सारे हैंड ऑफ वाले एजेंट हो सकते हैं। लेट्स सपोज एजेंट बी, एजेंट सी, एजेंट डी, ये रिफंड वाला एजेंट है एजेंट बी। ये किसी और कंप्लेन वाला एजेंट होगा एजेंट सी। ये जो है ये एजेंट डी ना, तो ये डेथ इंश्योरेंस क्लेम करने वाला एजेंट होगा। तो मतलब ये जो है आपका हैंड ऑफ, ये एजेंट ए के पास होता है, जो कि एक एरे के अंदर रखकर अपने तमाम एजेंट को अपने पास रखता है। इसको अगर मैं एक एरो में बंद कर दूं तो ये कुछ इस तरह है। और इसका नाम हैंड ऑफ नहीं है, इसका नाम क्या है, हैंड ऑफ है, एस है आखिर में। तो ये इसकी एक निशानी है कि ये एक एरे के अंदर तमाम का एजेंट का रिकॉर्ड रखता है। लेकिन ये जो हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है ना, ये आप उसको देते हैं जिसको हैंड ऑफ किया जा रहा है। जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक हैंड ऑफ कर रहा हूँ मैं अपने एजेंट सी को, और ये कौन सा एजेंट है, ये है कंप्लेन एजेंट। तो ये है कंप्लेन एजेंट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं किसको, स्पेशलिस्ट एजेंट को। और हैंड ऑफ की जो प्रॉपर्टी है वो तो एजेंट ए के रिकॉर्ड के लिए, कि उसके पास कितने सारे हैंड ऑफ वाले एजेंट मौजूद हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये समझ आ गया। दोबारा पढ़ते हैं सवाल को। यूजर आस्क अबाउट रिफंड, हाउ द एस जी के हैंड ऑफ टू एजेंट बी। कैसे एजेंट हो बी को हैंड ऑफ होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आप एजेंट ए के इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्लियर, कि कभी रिफंड कोई मांगने आए तो एजेंट बी के पास उसको भेज देना, मतलब हैंड ऑफ कर देना। और करवाएगा कौन, एलएलएम करेगा। इस एजेंट ए के इंस्ट्रक्शन को पढ़ के एलएलएम डिसाइड करेगा कि किसके पास भेजना है, रिफंड एजेंट के पास, जो कि कौन है, एजेंट बी। क्यों, क्योंकि यूजर को क्या चाहिए था, रिफंड चाहिए था। क्या आपको ये सवाल समझ आया। देखें, ये है कि यू हैव एन एग्जिस्टिंग पाइथन टूल। आपके पास एक सिंपल पाइथन टूल है, इसको तो हम कोड से भी समझ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। दैट यू वांट टू मेक अवेलेबल एज अ टूल टू एन एजेंट। पाइथन फंक्शन जो है आपके पास एक है, लेकिन वो आप चाहते हैं कि वो एजेंट, जो आपका एजेंट है, उसको भी मिले। तो द रेस्ट ऑफ योर फॉलो इज एसिंक। तो आप का जो भी आगे का मतलब फ्लो है, फॉलो नहीं, फ्लो जो है क्या है, एसिंक्रोनस है वो। व्हाट इज द मोस्ट आइडियोमेटिक वे टू इंटीग्रेट द sync function as a tool within the async first flow। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि
डायरेक्टली डेकोरेट कर दें आप फंक्शन टूल को, द एस जी के विल हैंडल द सिंक ए सिंक ट्रांजिशन। ये बात सही है। देखें, अगर आप आपको ना पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपको अगर ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस के अंदर कंफ्यूज किया जाए कि आप कैसे कंफ्यूज करते हैं वो उनके कंफ्यूज करने का तरीका डिफरेंट होता है। वो इस तरह भी, पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल को। टूल्स जो है वो हमें चाहिए। अच्छा, तो क्या तरीका क्या होता है, वो ये आपसे कहेंगे कि भाई देखें, आपने ना रनर सिंग से ये प्रोग्राम चलाया और इसके अंदर जो है वो एसिंग फंक्शन है। ठीक है, वो एसिंग फंक्शन है, तो एसिंग फंक्शन चल रहा है, तो क्या ये चल पाएगा एक सिंग के अंदर? क्या एसिंग चल पाएगा? रनर डॉट सिंग से आपने प्रोग्राम चलाया और ये क्या है, ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक जो है वो ये वाली लाइन जवाब लेकर ना आ जाए। जब ये लाइन जवाब लेकर आएगी तो इसके अंदर रिजल्ट आएगा, फिर आगे वाली लाइन चलेगी। सिंक्रोनस के मतलब तो यही होता है कि सारी चीज़ें रोक दो, पहले मेरा काम होना चाहिए, है ना। तो ये भी कहते हैं कि भाई अगर आपका फंक्शन टूल ए सिंक्रोनस है तो उस वक्त क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये कि वो कहते हैं कि अगर आपका प्रोग्राम ही रनर डॉट रन से बना हुआ है, तो ये रनर डॉट रन क्या है, ए सिंक है, और उसके अंदर अगर कोई सिंक्रोनस फंक्शन बना हुआ है तो फिर क्या होगा, क्या ये ए सिंक्रोनस सास जो है वो चल के वेट करेगा इसके ख़त्म होने का। अजीब अजीब से सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के सवाल होते हैं, एक मतलब कभी बोलते हैं कि ना इसको फोकस करो, ये आपका सिंक है, और ये जो है वो एसिंक है, तो क्या इसके एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आएगी? फिर उल्टा बोलते हैं इसका, बोलते हैं कि ये अभी क्या है, एसिंक्रोनस है। ए सिंक्रोनस है और ये सिंक्रोनस है, आप देख भी सकते हैं ये सिंक्रोनस है, तो उस सूरत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि रनर डॉट रन को अगर आप रीड करें या आप रनर डॉट रन सिंक को रीड करें। रनर डॉट रन को या रनर डॉट रन सिंक को, दोनों को अगर आप रीड करें तो इंटरनली आपको ये बात पता चलेगी कि दोनों ही एसिंक्रोनस है, भले नाम इसका सिंक्रोनस लिखा हुआ है, अंदर के मैकेनिज्म को ये एसिंक्रोनस ही चलाता है। एक बात, दूसरी बात ये कि फंक्शन टूल का जो डेकोरेटर जब आप लगाते हैं ना, तो ये फंक्शन टूल का डेकोरेटर आपके इस बनाए हुए फंक्शन को, चाहे वो सिंक्रोनस हो या फिर एसिंक्रोनस हो, उसको वो खुद ही हैंडल कर लेता है। ये सिंक्रोनस एसिंक्रोनस की कहानी नहीं होती खराब इसके चक्कर में। हम करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं कैसे करेंगे हम ऐसे। दोनों सिचुएशन में डालते हैं, एक तो रनर डॉट रन सिंक लगाते हैं पहले। हेलो हाउ आर यू मेरा क्वेश्चन है, और इसको मैंने हेलो टूल दिया हुआ है, और इसको मैंने डायनामिक इंस्ट्रक्शन में बताना है कि ये ऑलवेज यूज हेलो फंक्शन। मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, ऑलवेज यूज हेलो फंक्शन टू से हेलो कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है रन सिंक है, और ऊपर वाला क्या है, ये भी सिंक्रोनस है, ए सिंक तो नहीं है ये। तो इसको चलाएंगे तो क्या होगा, इसको चलाएंगे तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, यूवी रन मेन डॉट पी वाई। जवाब आ गया, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये अगर आपके सिंक्रोनस को चला रहे और ये भी सिंक्रोनस है, तो जाहिर है जब भी इसका फ्लो चला होगा, जब भी यहाँ पर वो पहुंचा, तो इसका टाइम जब पूरा हुआ और इसका रिटर्न आया, तो रिटर्न आने के बाद जो है
इसके पास प्रोसेस हुआ और उसके बाद इसने इस वेरिएबल में जो फाइनल आउटपुट था वो रखा, और फिर आपको फाइनल आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये रन सिंक है। इंटरनली ये भी सिंक्रोनस ही चला रहे हैं सब कुछ, लेकिन है ये रन सिंक, बाहर से लिखा हुआ है रन सिंक। अच्छा, अब अगर हम सिंपल रन को देखें, तो ये जो रन है, अब ये क्या है, एसिंक है, और ऊपर वाला क्या है, सिंक्रोनस है। क्या इस सूरत में जवाब आएगा, या हमें लाजमी अपने इस फंक्शन को भी एसिंक बनाना पड़ेगा? ये देखना है हमें, है ना? ये देखना है हमें, तो चलाते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं चला? आपको ये लगता है कि एरर आ गया? बताएं, किस चीज़ का एरर है ये? कोई बता सकते हैं? सर अवेट का, अवेट का है ना सर। अवेट का है, इसको एसिंग में करेंगे ना कन्वर्ट। अवेट का है, इसको एसिंक में कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये आप इससे पहले अवेट लगाएं। तो अवेट एसिंक के बिना नहीं चलता। यहाँ पर आप चला नहीं सकते ना अवेट को एसिंक के बिना, तो आपको मजबूरन इसको एक एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर बंद करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन आप एसिंक वाला बनाएं, और यहाँ पर डिफाइन कर दें। अ, एक मिनट। यहाँ पर आप डिफाइन कर दें किसी भी नाम को, जैसे कि मेन के नाम का एक फंक्शन है, और इसके अंदर क्या है, आपका ये रिजल्ट आया हुआ है, और ये जो है, ये एसिंग आयो। अच्छा, ये जो है, ये मैं प्रिंट मैंने कर दिया है। अब ये ज़ाहिर है इस फंक्शन के अंदर है, पूरा बंद हुआ हुआ, तो इसे चलाना हमारी जिम्मेदारी है, इसको इन्वोक करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसको कैसे चलाएंगे? ये जो हमारा मेन है, एसिंक्रोनस, ये इसे हम एक पैकेज की हेल्प से चलाएंगे जो कि है एसिंक आयो। कभी भी एसिंक्रोनस फंक्शन को पाइथन खुद हैंडल नहीं करता, उसके लिए आपको एक पैकेज बना कर दिया गया है। वो पैकेज इसको, पाइथन को एसिंक्रोनस वाले ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो एसिंक आयो जो है वो है पैकेज जो आपकी हेल्प कर सकता है यहाँ पर। एसिंक आयो को इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट एसिंक आयो, देखें यहाँ पर ऊपर आ गया सबसे, एसिंक आयो का पैकेज। और इसके अंदर मल्टीपल मल्टीपल टाइप के आपके पास इसमें मेथड हैं। तो अभी हमने जो मेथड चाहिए ना, वो है रन वाला। और रन के अंदर हम अपने उस फंक्शन को रखकर चला देंगे जिसके अंदर हमारा रनर चल रहा है। ठीक है, ये इतनी पंचायत क्यों की है? सिर्फ इसलिए की है क्योंकि रनर डॉट रन, ये एक एसिंक्रोनस टाइप का मेथड है, और उसको चलने के लिए अवेट चाहिए। अच्छा, अब अवेट जो है वो एसिंक के बिना चलता नहीं है, तो हमें मजबूरन इसको एक एसिंक्रोनस फंक्शन में बंद करना पड़ा। अब जब इसको एसिंक्रोनस फंक्शन में रैप कर दिया हमने, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो आप चला नहीं सकते डायरेक्ट, उसको चलाने के लिए एक और आपको पैकेज चाहिए होता है एसिंक आयो का। एसिंक आयो के रन के मेथड के अंदर इस मेन को रख के चलाया, तो अब ये परफॉर्म सही करेगा। तो घूम फिर कर हमने इसको सही तो कर लिया है, लेकिन देखना हमें ये नहीं था, देखना हमें ये है कि ये है मेरा क्या, एसिंक, और ये है सिंक्रोनस, क्या एरर देगा या चला लेगा, ये देखना है हमें। और मेरा ख्याल है कि ये कॉन्टेक्स्ट मेरे पास है ही नहीं। नहीं सर, ये एरर नहीं देगा बिल्कुल। क्योंकि लेकिन हम ट्राई करके देखेंगे कि क्या होता है। हाउ कैन आई असेस यू का जवाब आ गया आपके पास, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद और मैं क्या कर सकता हूँ, सिंक्रोनस पे एसिंक चला लिया, और हमने एसिंक पर सिंक्रोनस भी चला लिया। अब मैं इसको दोबारा से वापस से सही कर देता हूँ, या इसको एसिंक कर दूँ। ऐसे करके अगर मैं चलाऊंगा तो क्या होगा? सर इसको एसिंग करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि फंक्शन टूल से ऑलरेडी वो एसिंग हो चुका है ना।
यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो फंक्शन टूल का डेकोरेटर होता है, वो आप इसको एसिंक करें या ना करें, वो आपके इसको एसिंक्रोनस ही हैंडल करता है। और वो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। यू हैव एन एग्जिस्टिंग पाइथन टूल, मतलब सिंपल पाइथन का फंक्शन है जिसके ऊपर फंक्शन टूल का डेकोरेटर नहीं लगा हुआ है, दैट यू वांट टू मेक अवेलेबल एज अ टूल टू एन एजेंट। यहाँ पर लिखा है यू हैव एन एग्जिस्टिंग पाइथन टूल दैट यू वांट टू मेक अवेलेबल टू एजेंट। तो अगर आपको अपने सिंपल पाइथन टूल को एजेंट को दिखाना है, तो आप उस पाइथन टूल के ऊपर फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका जो टूल है वो एजेंट तक जो है पहुंच जाएगा। लेकिन क्या करना है आपको, आपको टूल्स के पैरामीटर में उसका नाम भी देना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगा दिया तो पहुंच जाएगा। ऐसे आपको टूल्स के अंदर लिखकर भी बताना है एजेंट को कि ये टूल अवेलेबल है। और इन सेक्शन भी लिखकर बताएंगे कि ये टूल अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया कि हेलो फंक्शन से हेलो करना, ठीक है, यहाँ पर टूल में भी हेलो फंक्शन दिया, बनाया भी उस फंक्शन को, और उसके बाद फंक्शन टूल का डेकोरेटर भी लगाया। अच्छा, तो द रेस्ट ऑफ योर फ्लो इज एसिंक। पूरा जो फ्लो है वो एसिंक है, हमारा भी एसिंक है। ये देखें एसिंक्रोनस है ना। व्हाट इज द मोस्ट idiomatic way to integrate the synchronous function as a tool within the async first flow। अब देखें एसिंक फर्स्ट फ्लो के अंदर एक सिंक्रोनस फंक्शन जो है वो किस तरीके से चलेगा। तो इसका सिंपल जवाब यही है कि डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करें, डेकोरेटर का यूज़ करें, फंक्शन टूल के डेकोरेटर का, जो क्या हमने किया हुआ है यहाँ पर अपने टूल के ऊपर। इससे होगा क्या, द एस जी के, मतलब आपका जो फ्रेमवर्क है, विल हैंडल सिंक्रोनस हो या एसिंक्रोनस हो, दोनों की ट्रांजिशन को कौन हैंडल करेगा, आपका ओपन एआई एजेंट एसडीके खुद ही हैंडल करेगा। उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फंक्शन टूल का डेकोरेटर है, बस आपको ये लगाना है, इससे आपका सिंक्रोनस हो एसिंक्रोनस हो वो खुद ही हैंडल हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो क्या आपको ये समझ आया, या कोई सवाल है आपका, पूछें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो इसके अंदर है रनर के अंदर, वो ये है कि आपसे इस टाइप का सवाल करेंगे कि रनर डॉट रन और रनर डॉट रन सिंक में क्या फ़र्क है। क्या पूछेंगे आपसे, रनर डॉट रन और रनर डॉट रन सिंक में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब क्या है कि रनर डॉट रन जो है वो ए सिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए बने, रनर डॉट रन सिंक जो है वो सिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए बने। रनर डॉट रन को हमेशा अवेट की ज़रूरत पड़ेगी, रनर डॉट रन सिंक को अवेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक और सवाल भी बन सकता है, या शायद जिन्होंने लेवल 2 दिया है उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया अभी उनको जो है वो, ये शायद ये क्वेश्चन आया हो क्योंकि सबके पास डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे थे ना, शायद आया हो। तो रनर डॉट रन सिंक से यही पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या पूछेंगे। एक तो सवाल इनका यही बनता है कि भाई अगर ये ए सिंक है, ऊपर वाला सिंक्रोनस है, तो बताओ फ्लो कैसे चलेगा। तो उसका इंटरनली मैंने आपको समझा दिया, फंक्शन टूल का डेकोरेटर खुद संभालता है। या आप यूँ बोलें, पूरा एजेंट एसडीके जो है ना वो संभाल लेता है खुद ही, चाहे आपका सिंक हो ए सिंक हो जो भी हो, वो संभाल लेता है। और दूसरी चीज़ ये कि रनर डॉट रन और रनर डॉट रन सिंक, इन दोनों में क्या फ़र्क है। इन दोनों के जवाब में ये आएगा कि रन सिंक जो है वो सिंक्रोनस है, सिंपल रन जो है वो एसिंक्रोनस है, और एसिंक्रोनस होने की वजह से रनर डॉट रन से पहले अवेट भी आता है। क्या मैं ये दोनों चीज़ें समझ आ गई। ये दोनों सवाल आ सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमें समझ आ गई हैं। कोई सवाल है तो पूछें। देखिए आपका सवाल क्या था कि रन जो है उससे पहले हम अवेट लगाएंगे, तो रन सिंक या रन स्ट्रीम के अंदर भी अवेट लगेगा।
तो वो देखने के लिए मैं आया एजेंट के अंदर, इस एजेंट की क्लास में आया। और इस क्लास के अंदर आने के बाद मुझे ये बात पता चली कि जो रन है वो अवेट क्यों लेता है, क्योंकि ये एसिंक्रोनस है। और अगर मैं नीचे आऊँ तो मुझे यहाँ पे रन सिंक दिखता है, इसका जो फंक्शन है वो एसिंक्रोनस नहीं है, तो इसको अवेट नहीं चाहिए होता है। और अगर नीचे आऊँ तो रन स्ट्रीम है, और ये इसका भी फंक्शन जो है वो एसिंक नहीं है, मतलब इसको भी अवेट की ज़रूरत नहीं होती। इंपॉर्टेंट चीज़ ये शायद आप लोगों के पास आया भी हो सवाल में और दोबारा भी आ सकता है, क्या कि रन स्ट्रीम जो है वो क्या रिटर्न करता है। तो देखें, रन रिजल्ट तो रिटर्न होता ही है, लेकिन स्ट्रीमिंग में इसकी क्लास रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग है। रन स्ट्रीम क्या रिटर्न करता है, कौन सी क्लास? रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग। और बाकी जो रन सिंक और रन है, ये दोनों देखें यहाँ पर रन रिजल्ट, रन सिंक क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पर, रन रिजल्ट। और अगर हम सिंपल रन में जाएं तो ये रन क्या रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं, रन रिजल्ट। मतलब आपका रन हो या रन स्ट्रीम हो, सॉरी लिख कर लेते हैं, ऐसे गड़बड़ हो रही है बोलने में। यहाँ पर रन, रन और रन, रन सिंक, रन और रन स्ट्रीम। तो इसका क्या है, ये लेता है सिंपल रन रिजल्ट। और ये क्या लेता है, रनर डॉट रन का बताइएगा। और रनर डॉट रन स्ट्रीम का बताइएगा। सर रन रिजल्ट स्ट्रीम होता है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए कि रनर डॉट रन सिंक है तो ये रिटर्न ये करता है, रनर डॉट रन है तो ये रिटर्न यही करता है, रन रिजल्ट। लेकिन जो रन स्ट्रीम है वो कौन सी क्लास से रिटर्न होता है, रन रिजल्ट रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग की क्लास से। स्ट्रीमिंग होगा सर, ये स्ट्रीमिंग। जी जी, स्ट्रीमिंग की क्लास से ये रिटर्न करते हैं। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है कि रिटर्न की क्लास कौन सी है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमने कवर कर लिया है इसको, रनर डॉट रन। और इससे हमें समझ में ये आया कि फंक्शन टूल का डेकोरेटर और ओपन एआई एजेंट एसडीके खुद भी हमारे सिंक्रोनस एसिंक्रोनस वाले मामलात को खुद ही हैंडल करता है। और वो हमें इसमें कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं होती कि अगर हमने ये एसिंक्रोनस बनाया है तो अंदर वाला सिंक होना चाहिए, या हमने ये एसिंक बनाया है तो अंदर वाला सिंक होना चाहिए। इस तरह हमें कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। तो ये खुद ही हैंडल कर लेता है सबको, एसिंक्रोनस हैंडल कर लेता है ये वैसे मुझे लगता है कि ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आप सवाल ही नहीं पूछेंगे अगर, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या कंफ्यूजन है, या आपको समझ आ गया। इसमें समझने का कुछ भी नहीं था, देखे ना। इसमें सिर्फ ये था कि ओपन एआई एजेंट एसजी के वो आपके तमाम सिंक्रोनस एसिंक्रोनस उसको खुद ही हैंडल कर लेता है। और फंक्शन टूल का डेकोरेटर आप लगाते हैं तो क्या होता है, चाहे आपका फंक्शन एसिंक हो या सिंक हो, दोनों ही सूरतों में वो एसिंक बन जाते हैं। और बाकी जो है वो जब डेकोरेटर लगाते हैं तो एजेंट को ये मिल जाता है, आपका ये सिंपल पाइथन का फंक्शन टूल बनकर मिल जाता है। बस ये इन्फॉर्मेशन आई है इसमें। अच्छा, 16 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 17 जो है उसमें लिखा है कि एजेंट नीड टू इंटरेक्ट विद यूजर फॉर सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा। अच्छा ये देखें, क्या है कि ये एक पूरा सवाल था, और ये सवाल एक बड़ा सवाल था, लेकिन ये उसका जो उन्होंने पूछा था तो उसमें जो एक्चुअल चीज़ है ना वो क्या है, वो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि आपका एक ऐसा एजेंट आपने बनाया हुआ है जो कि मे बी बैंक एजेंट है वो। और वो क्या करता है, फाइनेंशियल डाटा का रिकॉर्ड है उसके पास, मतलब एक ऐसे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है वो जिसके अंदर यूज़र के अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसका अकाउंट नंबर क्या है, और भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अकाउंट का पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसके पास होती हैं। अब एजेंट नीड टू इंटरेक्ट विद यूज़र फॉर सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा। तो यहाँ पर क्या है कि एजेंट नीड टू इंटरेक्ट विद यूज़र।
आपके एजेंट को यूजर से इंटरेक्ट करना है फॉर सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा। तो कैसे होगा? प्रोवाइड अ डिटेल सिस्टम प्रॉम्प्ट टू एन एजेंट। तो हम अपने एजेंट को सिस्टम प्रॉम्प्ट किस तरह देंगे वो बताया जा रहा है। तो प्रोवाइड a detailed system prompt to an agent that you are a cautious financial assistant, never share। अच्छा, ये थोड़ा ना शायद मुझसे लिखने में गड़बड़ हो गई है। अ, यहाँ पर यूजर नीड टू इंटरेक्ट विथ एजेंट होना चाहिए। यूजर नीड टू इंटरेक्ट विथ एजेंट होना चाहिए, इस तरह। आप समझ रहे हैं ना उल्टा कैसे लिखा हुआ है ये? एक यूजर है वो इंटरेक्ट करना चाह रहा है एजेंट से, और एजेंट के पास डेटाबेस का एक्सेस है, फाइनेंशियल डाटा, पेन रिकॉर्ड, कितना बैलेंस है उसके अकाउंट में, सब डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है आपका एजेंट। तो अभी एजेंट क्या है कि वो खतरनाक सिचुएशन में बैठा है और उसके पास सारे सेंसिटिव डाटा मौजूद हैं क्योंकि डेटाबेस का एक्सेस है उसके पास। अभी यूज़र पूछे कि बताओ कि मेरे दोस्त के अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसका पिन कोड भी बता दो, बल्कि एक काम करो ट्रांसफ़र ही कर दो, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। तो इस इन मामलात में आपका जो एजेंट है वो, उसको हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट देकर अच्छे से बताना पड़ेगा कि भाई वो कौन है और कितने सेंसिटिव डाटा जो है उसको वो लेकर हैंडल कर रहे हैं। तो उसका सिस्टम प्रॉम्प्ट किस तरह होगा, ये एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन के अंदर क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। अब प्रोवाइड प्रोवाइड अ डिटेल्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट टू एन एजेंट दैट यू आर अ कॉशियस फाइनेंशियल असिस्टेंट। उसको बताना है कि भाई वो एक फाइनेंशियल असिस्टेंट है और जिस चीज़ को वो हैंडल कर रहे हैं वो क्या है, वो एक सेंसिटिव चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बताया है कि नेवर शेयर रॉ अकाउंट नंबर, कभी रॉ अकाउंट नंबर मत बताना, अनलेस एक्सप्लिसिटली एंड सिक्योरली। या आप इसको देखें, इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आप उसको बोलेंगे नेवर शेयर रॉ अकाउंट नंबर, तो जो उस अकाउंट का मालिक है वो तो उसको भी नहीं बताएगा। तो ये वाली बात लिखना जरूरी है, अनलेस एक्सप्लिसिटली द एंड श्योरली रिक्वेस्ट विद अ स्पेसिफिक टूल डिजाइन फॉर दैट। ये वाली चीज इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। अनलेस एक्सप्लिसिटली मतलब ये मेक श्योर कर रहे हैं, क्या मेक श्योर कर रहे हैं? मेक श्योर ये कर रहे हैं कि ओथ को मेक श्योर करे, अथराइजेशन को, क्या जो मुझसे बात कर रहा है क्या वो सच में मालिक है इस अकाउंट का, क्या वो इस अकाउंट का ओनर वही है, कैसे पता चलेगा? ओथ के जरिए, अथराइजेशन के जरिए। अथराइजेशन के जरिए कैसे लॉगिन वॉगिन करके आएगा ना वो भाई आपके सॉफ्टवेयर में। तो आईडी पासवर्ड ये सारे, और फिर आप भी सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? आप भी सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जैसे बैंक वाले एक्चुअल में क्या करते हैं, वो आपकी मदर का नाम पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मदर का नाम जो है वो एनआईसी में तो लिखा होता नहीं है। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत, मतलब पब्लिक नहीं होती ना। फादर का नाम तो एनआईसी, आपके एनआईसी मेरे पास है, तो उस एनआईसी में क्या है कि फादर का नाम तो मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मदर का नाम नहीं पढ़ सकता। तो बैंक वाले स्पेशली या सिम वालों को फ़ोन करें ना, कस्टमर केयर वालों को, तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में फिर वो मदर का नाम भी पूछ लेते हैं। तो वो क्यों पूछते हैं? इसीलिए ताकि वो अथराइजेशन कर पाए कि आप जो है वो अथॉरिटी रखते भी हैं इस अकाउंट की या नहीं, आप वही एक्चुअल पर्सन है भी कि नहीं। तो वो जो पूरा लिखा हुआ था ना वो सिर्फ ओथ से रिलेटेड है। क्या है कि सिक्योरली रिक्वेस्ट वी स्पेसिफिक टूल डिजाइन फॉर दैट। कौन सा टूल डिजाइन होगा? कंफर्मेशन टूल, अथराइजेशन टूल। सिर्फ इसलिए कि अगर इस टूल का जवाब सक्सेसफुल आया तो हम ये समझ जाएंगे कि हाँ यही अकाउंट का ओनर है। फिर भले वो रॉ इन्फॉर्मेशन मांगे, वो अकाउंट का बैलेंस पूछे, वो कुछ और पूछे, स्टेटमेंट पूछे कि पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट क्या है मेरी वो बता दो, टोटल महीने का प्रॉफिट बता दो, जो भी पूछे तो फिर आप वो बता सकते हैं उसको। ऐसा नहीं कि आपका एजेंट मना ही कर रहे कि भाई मैं, अब मेरे हाथ में आ गया, इंसान चले गए सारे, अब तो मैं नहीं बताता कुछ। इस तरह नहीं है। वो क्या करे, स्पेसिफिक टूल जो कि डिज़ाइन किया गया है अथराइजेशन चेक करने के लिए, ताकि वो मेक श्योर करे कि अकाउंट का ओनर यही है
और उसके बाद फिर वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो देना शुरू कर दे। समझ आ रही है बात? और ये चीज़ देखें, ये एक्चुअल है। आप कभी देखें, आपको अपने फादर के मदर का नाम पता है? पता है ना? तो आप बैंक में फ़ोन करें और बोलें कि मेरा नाम ये है, और मेरी मदर का नाम ये, फादर का नाम ये, मेरा एनआईसी नंबर ये है। तो जो है वो आप उनके बैंक अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। ऐसी कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन तो होता नहीं है बैंक के पास, तो आप कर सकते हैं। तो ये जब अभी जो हमारा इतना बड़ा बैंकिंग सेक्टर जो डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये भी ऐसा है कि अगर मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी हों जो वो पूछते हैं, तो फिर तो मैं कोई भी बन के किसी के भी अकाउंट की डिटेल ले सकता हूँ फ़ोन के ऊपर। तो जब इंसान ही ऐसे चला रहे हैं, तो फिर एजेंट का भी वैसे ही है ना, कि अगर वो अथराइज कर पा रहे हैं किसी टूल के जरिए, सिक्योरिटी चेक कर पा रहे हैं, कंफर्मेशन उसको हो रहा है, भले वो इंसान है नहीं है, जवाब उसने सारे दे दिए ना जो हमें चाहिए थे, तो फिर अलाउ करो उसको, रॉ अकाउंट नंबर भी दो उसको, सब कुछ दो। तो इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। यूजर नीड टू इंटरेक्ट विद अ एजेंट फॉर सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा। अब यूजर को इंटरेक्ट करना है एजेंट से जो कि सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा को हैंडल करता है। तो कैसे होगा इसको? एजेंट को हम क्या सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे उस वक्त? तो उसको हम ये देंगे कि तुम एक सेंसिटिव डाटा को हैंडल करने वाले फाइनेंशियल असिस्टेंट हो, कभी भी अकाउंट की रॉ इंफॉर्मेशन शेयर मत कर देना, अनटिल अनलेस तुम्हें कंफर्मेशन ना हो जाए कि ये बंदा वही है। और उसके लिए कोई टूल डिज़ाइन कर सकते हैं हम। उसके लिए हम कोई टूल डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे हम उस चेक कर लेंगे कि वो बंदा वही है कि नहीं। क्या आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर है? 17। नमाज पढ़ लीजिएगा। देखें, ये कह रहा है कि व्हाट इफ एजेंट इज सेट ऑन स्ट्रक्चर आउटपुट। क्या मतलब? जो फाइनल आउटपुट में जवाब देगा आपका एजेंट, उसको आपने बोला कि ऐसे मत दो, जेसन में जवाब देना। और उसकी भी एक पाइडेंटिक की क्लास बना दी होगी आपने, नीचे देखें लिखा हुआ भी है पाइडेंटिक मॉडल। तो स्ट्रक्चर आउटपुट क्योंकि हमने करके देखा है तो हमें पता है ना कि क्या है, कि एजेंट के जवाब देने को स्ट्रक्चर कर देना, कि पाइडेंटिक के क्लास के हिसाब से ऑब्जेक्ट की शक्ल में जवाब दो। तो एंड वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा फील्ड इन आंसर। We are getting an extra field in answer. Extra field will be silently ignored because final output will be the instance of Pydantic model. देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आप स्ट्रक्चर आउटपुट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताई गई है साफ साफ, कि वो इंस्टेंस होता है किसका? आपके बनाए हुए पाइडेंटिक के मॉडल का। आपके बनाए हुए पाइडेंटिक की मॉडल कह दें या क्लास कह दें, ज़्यादा बेहतर है क्लास। दोबारा सुने, स्ट्रक्चर आउटपुट मतलब एजेंट का जवाब देना, वो इंस्टेंस होता है आपकी पाइडेंटिक की क्लास से। इंस्टेंस किसको कहते हैं? एक क्लास बनाई, उसमें दो एट्रीब्यूट हैं। अगर मैं उस क्लास का इंस्टेंस बनाऊंगा तो उस वेरिएबल में भी कितने एट्रीब्यूट आ जाएंगे? दो आ जाएंगे, तीसरा नहीं आएगा, या एक नहीं आएगा। दो पब्लिक एट्रीब्यूट हैं, तो उसके इंस्टेंस बनाते टाइम उसके वेरिएबल, इंस्टेंस वाले वेरिएबल में भी कितने आ जाएंगे? दो आ जाएंगे। तो ये तो सीधी सीधी कहानी हो गई कि स्ट्रक्चर आउटपुट जो है वो इंस्टेंस होता है पाइडेंटिक की क्लास का। इस सूरत में ना, इस सूरत में आपके आंसर में एक्स्ट्रा फील्ड आ ही नहीं सकती। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और इस चीज को समझ पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर आउटपुट एजेंट का जवाब अगर डायरेक्ट इंस्टेंस है पाइडेंटिक की क्लास का, और पाइडेंटिक की क्लास में अगर दो या चार एट्रीब्यूट हैं, तो चार है तो पांचवा वो नहीं लेकर आएगा।
यहाँ देखें। स्ट्रक्चर आउटपुट में हम लोग यूं करते हैं ना कि हमने उसका एक स्ट्रक्चर आउटपुट डिफाइन करके ही उनके हाथ में पकड़ा दिया कि ये स्ट्रक्चर आउटपुट है और यही तुमने पाइडेंटिटी क्लास में इंस्टेंस के तौर पर उसको हमें दिखाना है। वहां तो हमने प्री डिफाइन कर दिया ना स्ट्रक्चर आउटपुट में, सिर्फ फिर वही आएगा, एक्स्ट्रा कैसे आएगा? एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। ये सवाल ऐसे हम्म। आए हुए थे जिसमें लिखा था कि क्या हो कि आपका एजेंट एक्स्ट्रा जवाब देना शुरू कर दे। बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। देखें, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्या पता ऐसा होता हो, लेकिन बहुत एक्सेप्शनल केस है कि ऐसा हो कि जो पाइडेंटिक की क्लास से ड्राइव, देखें, इसको हम ना एक फटाफट से बना लेते हैं, एक क्लास यूजर इन्फो की एक क्लास बनाते हैं। और ये चीज़ आप समझ लेंगे ना तो आपको इस लेक्चर आउटपुट में ऐसे कंफ्यूजिंग सवाल आ गए ना, 2 सवाल 3 सवाल भी आ गए, तो आप अपना कॉन्सेप्ट पक्का होगा आपका। सवाल जो भी पूछें वो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। यूजर इन्फो जो है, इसको हमने बोला कि तुम बताओ नेम। नेम जो है वो स्ट्रिंग है। और तुम बताओ एज, बताओ एज, या स्टूडेंट है कि नहीं है। इज स्टूडेंट लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने पाइडेंटिक की क्लास बना दी। इस पाइडेंटिक की क्लास को मैं इसको कहूँगा कि जो इसका आउटपुट है, आउटपुट टाइप जो है, ये यही वाली क्लास है ना, ये वाली क्लास है। अब हमें क्या करना है कि इसको चलाना है। अब मैं इससे सवाल पूछता हूँ कि हेलो हाउ आर यू, आई एम ताहा, आई एम ताहा, और आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बूलियन करना पड़ेगा, इसको मैं बूल कर देता हूँ, ताकि वो इज स्टूडेंट है ना तो यस या नो कर दे, और बाकी जो है नाम बता दे। तो जवाब इस ऑब्जेक्ट की शक्ल में आना चाहिए जिसमें कितने एट्रीब्यूट हैं आपके पास? 2 सर। 2 2 एट्रीब्यूट हैं। सर। तो फाइनल आउटपुट जो ये है, रिजल्ट वन डॉट फाइनल आउटपुट, ये वेरिएबल जो है ना, ये बेसिकली इंस्टेंस है किसका? इस क्लास का। मतलब इसके अंदर क्या आने वाला है? 2 एट्रीब्यूट। उस 2 एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू होगी नेम में था और इज स्टूडेंट ट्रू। इसमें तीसरा तो आ ही नहीं सकता। अगर मैं चले इसको ट्राई भी करूंगा, अभी बोल के नहीं। जबरदस्ती बोलूंगा। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसको भी सिंपल कर दूं क्या? ये जो है रन सिंग कर दूं? वैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंपल हो ना तो ज़्यादा बेहतर है। हम ये सब हटा देते हैं, वेट और एक्स्ट्रा जो लाइनें लिखी है ना, ये भी हटा देते हैं। इससे हम ये भी हटा देते हैं, है ना, सिंपल हो गया। अच्छा, एजेंट नंबर 1 को हमने बोला कि इस स्ट्रक्चर आउटपुट दो, उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट है, नेम और इज स्टूडेंट, और बाकी हेलो हाउ आर यू, आई एम ताहा, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। ठीक है, तो देखते हैं जवाब क्या देते हैं। आपके हिसाब से क्या जवाब देना चाहिए सर? सर सिंपल दो देगा, एक नाम और एक स्टूडेंट का। कुछ गड़बड़ की है मैंने कहाँ पर, वो देखते हैं हम। अच्छा, शायद मुझे ये चलाना था, ये मैंने यहाँ पर चलाया नहीं है। ठीक है। सर, आपने उसमें रनर में इंस्टेंस पास किया? रनर में इंस्टेंस मतलब? जी जी जी, ये यहाँ पर ना पाइडेंटिक का बेस मॉडल लगाया ही नहीं यहाँ पर। ये अब तो बना है ना पाइडेंटिक ये, तो ठीक है, सही एरर दे रहा था वो। चले आए यूवी रन मेन डॉट पी वाई। अब क्या हुआ? नेम और इस फील्ड में, फील्ड रिक्वायर्ड, टाइप मिसिंग, इनपुट वैल्यू, इनपुट डिक्शनरी, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन विजिट इज स्टूडेंट, फील्ड रिक्वायर्ड, टाइप मिसिंग। सर नाम पे गलत।
ओके, मैं समझा देता हूँ क्या क्या हुआ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। देखें, सबसे पहले तो जब आप पाइडेंटिक की क्लास बनाते हैं तो बेस मॉडल से इनहेरिट कराना होता है। मैं भूल गया था, बेस मॉडल से इनहेरिट नहीं कराया मैंने, तो उससे एरर दिया। पहला एरर। दूसरा एरर ये कि आउटपुट टाइप में उसी आपके पाइडेंटिक की क्लास को आप क्या करते हैं, आउटपुट टाइप में दे देते हैं, लेकिन राउंड ब्रैकेट के बिना, राउंड ब्रैकेट के बिना देना है। तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट नहीं लगेगा, सिर्फ आपकी पाइडेंटिक की क्लास का नाम आप देते हैं। ये आप भूल सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये आपको याद रखना है कि राउंड ब्रैकेट को नहीं लगाना है। अगर हमने राउंड ब्रैकेट लगाया तो वो इस क्लास के बाकी के एट्रीब्यूट का नाम जो है वो मांगना शुरू कर देता है। तो उसने वही बोला कि अगर मैं राउंड ब्रैकेट यहाँ पर लगा दूँ, जैसे मैंने पहले लगा दिया था, तो वो कह रहा है कि भाई आप नेम की वैल्यू भी दो और इस स्टूडेंट की वैल्यू भी यहाँ पर लिखो। तो इसीलिए ये वैल्यू हमें नहीं देनी। ये वैल्यू कौन देगा, हमारा एजेंट। इस यूज़र के सवाल को समझकर इस पाइडेंटिक की क्लास का जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यूज़ कौन देगा, हमारा एजेंट खुद ही देगा, हमें नहीं देना। तो इसलिए हम राउंड ब्रैकेट भी यहाँ पर नहीं लगाएंगे। बाकी बस ये इन दो चीज़ों का एरर था, और कोई एरर नहीं था। ठीक है, तो आपने देखा जवाब में इसने क्या दिया, नेम था इज स्टूडेंट ट्रू। अब मैं इससे कहता हूँ, दो ही एट्रीब्यूट हमने बनाए थे, दो ही एट्रीब्यूट इससे आंसर किया। मैं आता हूँ इंस्ट्रक्शन को, ये फॉलो करता है बहुत ध्यान से। इसको मैं कहता हूँ कि ऑलवेज आंसर अकॉर्डिंग टू यूजर इन्फो क्लास, बट एड वन, बट मस्ट। इसको और डिटेल में बताते हैं। यूजर इन्फो क्लास विच हैज दो एट्रीब्यूट, नेम वाला और इज स्टूडेंट, विच हैज नेम, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, नेम एंड इज स्टूडेंट, विच हैज नेम एंड इज स्टूडेंट एट्रीब्यूट, बट यू मस्ट, but you always must add a one additional property of your answer। तो ठीक है, इसको मैं योर आंसर को मैं मिलाकर लिख देता हूँ ताकि इसको लगे कि एक वेरिएबल है, और इसको मैंने बोला है कि ये इस तरह करके मुझे एक एडिशनल प्रॉपर्टी जो है वो लिख कर दे। इसको पढ़ते हैं दोबारा से। ऑलवेज आंसर according to user info class which has name and is a student attribute, but you always must add a one additional property of your answer in your reply, in your final reply। बहुत ही क्लियर मैंने बता दिया इसको कि ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड करके मुझे दे। मुझे सिर्फ देखना ये है कि जवाब में जैसे उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये जवाब जो है वो फिल्टर होके छन्नी से छन कर आता है। कैसे, कैसे आता है, डायरेक्ट जवाब नहीं देता एजेंट इस स्ट्रक्चर आउटपुट में। ये आपका एजेंट है, ये रनर जवाब देने के लिए होता है। जब आप इसके अंदर स्ट्रक्चर आउटपुट नहीं देते तो इस स्ट्रिंग के फॉर्म में डायरेक्ट जवाब देता है ये आपको कि हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर आउटपुट लगाते हैं तो इसका जवाब देने का जो तरीका है वो फिल्टर हो जाता है। कैसे, फिर ये जो आपको जवाब आता है वो जवाब डायरेक्ट टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं आता, वो पहले यहाँ से इंस्टेंशिएट होकर आता है। अब अगर इसके अंदर दो है एट्रीब्यूट तो जवाब में क्या आएगा, दो एट्रीब्यूट। हमने इसको जबरदस्ती बोला है कि एक एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करो। देखते हैं कि ये ऐड करता है या नहीं करता, ये मुझे देखना है।
तो मैं चला दिया है। अगर इंस्टेंस है तो ऐड नहीं करेगा वो। समझ आ रही है बात आपके? तो जब इग्नोर कर देगा। क्या किया उसने, इग्नोर कर दिया। अब सवाल को दोबारा पढ़ें। व्हाट इफ एजेंट इज सेट ऑन स्ट्रक्चर आउटपुट, हमारा भी सेट था स्ट्रक्चर आउटपुट में, एंड वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा फील्ड इन आंसर। क्या पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं है पॉसिबल। एक्स्ट्रा फील्ड विल बी साइलेंटली इग्नोर बिकॉज फाइनल आउटपुट विल बी द इंस्टेंस ऑफ आइडेंटिक पाइडेंटिक क्लास। क्लास। क्या ये सवाल समझ आया? जी सर। सर वैसे मैंने ये फिर पहले गलत टिक लगाया था। आप सर सब इन देखें, एक सवाल आपका ये है कि अगर हमने अभी तो इसको इंस्टेंशिएट किया, इसमें दो एट्रीब्यूट है और दो एट्रीब्यूट के हिसाब से डाटा भी हमने पास किया, आई एम ताहा, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। क्या हो कि अगर मैं ये डाटा ही गायब कर दूं यहाँ से? ऊपर वाली स्टेटमेंट भी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है वैसे तो। इसको फिलहाल मैं सिंपल कर देता हूँ। एडिशनल प्रॉपर्टी वाली बात को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। अभी क्या है कि हेलो अगर किसी ने किया तो उसको वो हेलो टूल को यूज़ करके जवाब देगा। मैंने बोला है कि हेलो टूल को यूज़ करके जवाब दे। यहाँ भी आप कॉन्फ्लिक्ट चेक कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर आउटपुट में इसको यूज़ करके जवाब देगा या टूल को इस्तेमाल करेगा। करेगा क्या वो? यहाँ इसकी इंस्ट्रक्शन में तो लिखा है कि अगर कोई हेलो करे तो इस टूल को यूज़ करना। अब जवाब देने का तरीका तो पूरा मोल्ड हुआ हुआ है। उसने कहा कि नेम और एज स्टूडेंट बताओ, और ये डाटा ये है भी नहीं इसके पास, क्योंकि यूज़र ने सवाल में नहीं दिया ये डाटा। तो इस सूरत में ये टूल यूज़ करेगा हेलो वाला, जवाब कैसे देगा ये अगर देगा भी तो इन दो प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट जिसको हम बोलते हैं उसमें क्या डालेगा वैल्यू। आए ये सब जवाब देखेंगे जब हम चलाकर इसको चेक करेंगे। नन या फिर नल इस टाइप की कोई चीज़। उसने क्या दे दिया, नेम जो है वो यूज़र है अपनी तरफ से, और इज स्टूडेंट जो है वो फॉल्स है अपने तरफ से दे अच्छा। दिया। अपने ट्रेनिंग डाटा से हेलुसिनेशन करके गलत जवाब दे दिया। जी सर। अब इसका सही तरीका क्या है, जिसके लिए पाइडेंटिक को खानदान में इतनी इज्जत दी जाती है, क्या है? वो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप देते हैं पाइडेंटिक के अंदर। पाइडेंटिक के अंदर ना आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। वो डिस्क्रिप्शन, जी देखें तो कैसे होता है कि जो फील्ड आप लेकर आते हैं कहाँ, पाइडेंटिक के मॉड्यूल से आप फील्ड का जो ये येलो कलर है तो हम इसे कहेंगे कि ये मेथड है। ठीक है, तो ये मेथड है। और यहाँ पर आप फील्ड के अंदर क्या लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए यहाँ पर दी हुई है, हमें ये उठाना है डिस्क्रिप्शन। इसको मैं डिस्क्राइब, बल्कि डिस्क्रिप्शन नहीं उठाना है मुझे, यहाँ पर देनी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है। तो अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यूज़र कुछ नहीं देता तो मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं दूंगा कि नेम इज़ नॉट गिवन बाय यूज़र। ये मैंने जवाब में ये लिख दिया। आइए इसको टेस्ट करते हैं। इसने लिया ही नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसने ली ही नहीं है और यूज़र डाल के दे दिया मुझे दोबारा से। अब इसको कैसे सही करूँ? अब इसको ऐसे सही करते हैं कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, और इस डिस्क्रिप्शन में मैं इसको बताता हूँ कि व्हेन यूज़र डोंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, यूज डिफ़ॉल्ट वैल्यू। चलें अब हम क्या करते हैं, इसको चलाकर दोबारा देखते हैं।
इसे अभी भी नहीं दिया। सर फुल टाइम इग्नोर। हाँ, इसे अभी भी नहीं दिया। तो क्या करें इसका? डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं उठा रहे। अच्छा, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू में अगर मैं कोई नाम दे दूं, क्या पता ये इससे कंफ्यूज हो रहा है मेरे स्टेटमेंट से। अगर मैं इसको नाम दे दूं, नाम में मैं लिख देता हूँ ताहा, और उसके ए को ना बढ़ा देता हूँ ताकि पता चले हमारा ही ताहा है ये। तो अब देखते हैं क्या होगा। क्या पता वो जो मैंने लिखा था उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा हो, क्योंकि वहां पर नाम लिखना चाहिए ना बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में। नहीं, इसे अभी भी नहीं उठाया। यानी सर वो इन्फॉर्मेशन इनपुट से ही ले रहा है। ये तो हमें जाकर देखना पड़ेगा प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई पर कि चल क्या रहे। मेरा ख्याल है कि नेट जो है ना वो सही नहीं चल रहा है अभी। चले आ तो गया। डैशबोर्ड, लॉग्स। अच्छा, हमें क्या चीज़ समझ और आई? जी जी साइमा। सर अगर हम ये टूल यूज ना करने दें। सर देखिए, डायनेमिक भी कर आप सकते हैं ना हम इसको। आप जो कह बिल्कुल डायनामिक भी कर सकते हैं। आप जो कह रही हैं ना कि टूल को अगर हम यूज़ करने ना बोलें तो वो जो है वो लेगा, वो बिल्कुल लेगा। हर ये चीज़ बनाई फील्ड पाइडेंटिक के पास, फील्ड जो है वो बनाई ही इसीलिए गई है ताकि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दे, वो डिस्क्रिप्शन में मज़ीद क्लैरिफिकेशन दे दे कि इस एट्रीब्यूट में किस टाइप की वैल्यू आएगी। इसीलिए तो बनाई है ये पाइडेंटिक के इस फील्ड को। तो लेकिन ना अभी प्रॉब्लम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मसला आ रहा है। हमने जो यहाँ पर बोल दिया इसे, यहाँ पर जो हमने इसे बोल दिया कि ऑलवेज यूज हेलो फंक्शन टूल, तो ये इसके जवाब को एलएलएम के पास लेकर जा रहे हैं, और एलएलएम देख रहे हैं कि उसको देना है स्ट्रक्चर आउटपुट। ये जवाब जा रहा है एलएलएम के पास। एलएलएम कह रहे हैं कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि मुझे जवाब जो बनाना है वो स्ट्रक्चर आउटपुट का बनाना है। ठीक है, मैं ये भी देख रहा हूँ। तो वो इनकी प्रायोरिटीज इसको ख़त्म ही कर दिया उसने। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ताहा रखो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू रखो। उसने बोला कि नहीं, यहाँ सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या बोलता है वो देखना है मुझे। सिस्टम प्रॉम्प्ट ये बोलता है कि ऑलवेज यूज हेलो फंक्शन। तो वो कह रहा है कि ठीक है, प्रायोरिटी मतलब दी गई है सिस्टम प्रॉम्प्ट में इस वाले को, और उसके बाद मुझे जवाब देना है। तो प्रायोरिटी मैं फिर इसी को दूंगा, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। ना तो इसमें जवाब देने के लिए यूज़र का नाम है, ना इसमें इस स्टूडेंट वो है या नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं फिर अपने तरफ से हेलोसिनेट करके डाल देता हूँ कि वो स्टूडेंट भी नहीं है और उसका कोई नाम भी नहीं है, उसका नाम यूज़र है। हमने इसको टेस्ट कैसे किया? हमने इसको ऐसे टेस्ट किया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको प्रायोरिटी समझ में आ जाए। अगर किसी ने पूछ भी लिया तो आपको पता है कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं उठाएगा अगर आपने इन सेक्शन में बोला है कि इसको फॉलो करो। ठीक है, तो हाउ कैन आई असिस्ट यू, इसी के बीच में मैंने क्या लिख दिया? आई माई नेम इज ताहा, या आई एम अहमद, और आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मैंने लिखा कहाँ पर है? ये मैंने यूज़र के उसमें नहीं दिया, ये मैंने फंक्शन टूल के अंदर दे दिया। तो क्योंकि ये प्रायोरिटी फंक्शन टूल को दे रहा है हमारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ के, तो इसने क्या जवाब दिया? इसने जवाब दिया कि आई एम अहमद और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। क्यों? क्योंकि टूल में हमने ये लिखा था आई एम अहमद, और इस स्टूडेंट ट्रू कर दिया इसी का। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि अगर हम ये हटा ही दें फंक्शन टूल, तो फिर क्या वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाएगा? तो वो लाजमी उठाएगा फंक्शन टूल। अच्छा, इसके दोनों तरीके हैं। इसके दोनों तरीके हैं, या तो आप अपने इंस्ट्रक्शन को ऐसे मत बोलें कि भाई ऑलवेज यूज़ करो हेलो फंक्शन को, ताकि वो उसको प्रायोरिटी कम दे। मिसाल के तौर पे हम इसको अगर सिंपल बोलें, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, और
जो ये टूल है हेलो फंक्शन टूल, ये हेलो के जवाब में इसको यूज़ करेगा। हेलो के जवाब में इसको यूज़ करेगा, तो टूल को यूज़ ना करवाने के लिए मैं क्या करूँ? मैं इसको बोलता हूँ मैं इसको बोलता हूँ इसमें एक चीज़ होती है, हमने अभी कुछ दिनों पहले इसको देखा भी है। मॉडल सेटिंग। मॉडल सेटिंग की क्लास, इसका एम कैपिटल होता है। तो ये जो मॉडल सेटिंग की क्लास है, इस क्लास को हम मॉडल सेटिंग के इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? टूल यूज़ क्या था? टूल यूज बिहेवियर। टूल यूज बिहेवियर। ये उठा नहीं रहा, क्यों सर नहीं वो उठा तो रहा? एजेंट में था, सर वो तो एजेंट में था। ये भी एजेंट ही है। सर वो मॉडल सेटिंग में नहीं आता, बाहर एजेंट में आएगा। जी सर, वो बाहर आता। ओके ओके ओके। टूल यूज बिहेवियर, हाँ। रन एलएलएम अगेन और इस टॉप ऑन फर्स्ट, ये थोड़ी है वो। इसकी बात तो नहीं कर यही रहा था। मैं। इसकी बात नहीं कर फिर रहा, ये तो दोनों सूरतों में टूल को चलाता है। इसकी बात एक नहीं तो कर रहा मैं। चलाता है और एक स्टॉप ऑन फर्स्ट पुल करता है, वो उस पे कर देते हैं ना सर। आउटपुट तो निकालता है ना, भले उसको सर प्रोसेस नहीं आपको करता। पता है ये कंडीशन इस दफा भी आई थी कि अगर एक उसकी टर्न जो है एक है और टूल कॉल करवाना है तो रिजल्ट कैसे एक टूल आएगा? चॉइस की बात कर रहे हैं। हाँ वो कुछ तो है, मैं अभी खोल के देख लेता हाँ हूँ सर, क्या है। वो तो मॉडल सेटिंग में आएगा टूल चॉइस। ठीक है, मॉडल सेटिंग जो है ना, वो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, बीच में अंडर स्कोर डाला हुआ था, मैंने इसलिए नहीं उठा रहा था। मॉडल सेटिंग को ऐसे लिखना है मिला के, और नीचे भी ज़ाहिर है मिलाकर ही आएगा। अब इसने पहचान लिया। इसके अंदर होता है टूल को यूज़ करना, टूल चॉइस। टूल चॉइस में तीन चीज़ें होती है, ऑटो, नन और रिक्वायर्ड। ये जो नन है ना, इसके मतलब होता है टूल को यूज़ नहीं करना। अब भले आप इसमें लिखते रहें, वो मॉडल सेटिंग में टूल को यूज़ नहीं करेगा। चलें अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या ये हमारे इस अहमद को उठाता है, जो कि एथिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने बोला है टूल को यूज़ नहीं करना, तो अहमद तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, टूल को यूज़ नहीं करेगा क्योंकि हमने सेटिंग कर दी है ऐसी। अब ले देकर कहानी बची है किसके ऊपर? इसके बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर, ताहा के ऊपर, जिसका ए जो है ना वो ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या है। कॉमा नहीं लगाया, कहाँ पर? यहाँ पर, ओके। हाँ, अभी भी नहीं उठाया। सर वो नहीं उठाएगा। चलें लेकिन इसको इसी कंडीशन में रखते हैं और कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और समझेंगे कि क्या वजह है ना, ताकि हमें सही रीज़न समझ में आए।